बिगिनर्स का जो सबसे ज़्यादा क्रेज होता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ होता है, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे बिगिनर्स हो। यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग का काफ़ी क्रेज होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर हम आते हैं, अकाउंट ओपन कराते हैं, उसमें पैसे डालते हैं, सस्ते में ले लो महंगे में बेच दो, या महंगे में बेच दो सस्ते में ले लो, प्रॉफिट हो जाता है। दिन में हम हमारे हिसाब से यहाँ पर कमा सकते हैं। इतनी आसान सोच के साथ बिगिनर्स इस मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन नॉलेज की प्रॉपर कमी की वजह से यहाँ उन्हें एक लॉस भी बियर करना पड़ सकता है, और उसके कारण वो यहाँ से बाहर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा क्रेज होने का कारण ये है कि यहाँ पर एक कम पैसे में ज़्यादा काम करने का जो मौका इंट्राडे में हमें मिलता है, क्योंकि हर ब्रोकिंग फर्म इंट्राडे के लिए एक लिमिट प्रोवाइड करती है। सपोज मेरे पास 10,000 रुपये है, मैंने अकाउंट ओपन करा, मैंने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये डाले, और उस 10,000 के अगेंस्ट में ब्रोकर मुझे एक लिमिट प्रोवाइड करता है कि भाई आप सपोज 50,000 के स्टॉक खरीद सकते हो और सेम डे में उसे बेच सकते हो। 50,000 के आप स्टॉक खरीदो, उसे बेचो, कितने बार भी दिन में उसे खरीदो बेचो। यहाँ पर एक 10,000 रुपये थे, लेकिन मैं एक 50,000 रुपये का माल खरीद के दिन में कितने बार भी बेच सकता हूँ। तो यहाँ पर ये एक कारण भी होता है जो इंट्राडे की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान होता है। यहाँ पर लोगों को लगता है 1 घंटा 2 घंटा 5 मिनट 2 मिनट में काम करके 2 5 10 20 हज़ार कमा के मैं इजीली बाहर हो जाऊंगा। यहाँ इंटर करने से पहले ये सोच के साथ आ जाते हैं, लेकिन इंटर करने के बाद काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक प्रॉपर नॉलेज और इंट्राडे की बारीकियों का उन्हें नॉलेज नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है यहाँ पर इंट्राडे में, जैसे हम खरीद के बेच सकते हैं अगर हमें लगता है बाजार बढ़ेगा या स्टॉक बढ़ेगा, वैसे ही हमें अगर लगता है कि स्टॉक गिरेगा या मार्केट गिरेगा तो पहले हम बेच सकते हैं और उसे बाद में खरीद भी सकते हैं। ये दोनों तरीके से हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और अगर हम मार्जिन में कर रहे हैं, तो हमेशा हमारे दिमाग में एक बात होना चाहिए, वो ये होती है, अगर हम 5 टाइम की लिमिट पे वर्क कर रहे हैं, 10,000 रुपये मेरे पास है और मैं 50,000 पे वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं मोर रिस्क मोर गेन पे वर्क कर रहा हूँ। मैं मोर रिस्क मोर गेन पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई 50,000 का स्टॉक अगर यहाँ परचेस करा, उसमें 10% का भी किसी तरफ मूवमेंट आया, सपोज मैंने खरीदा और वो 10% नीचे गिर गया, तो यहाँ पर मुझे 5,000 का कैपिटल लॉस लगा। 5,000 का कैपिटल लॉस लगा, यानी यहाँ पर मुझे अगर कैपिटल वाइज देखा जाए तो मुझे मेरी कैपिटल पे 50% लॉस लगा। मेरे 10,000 के 5 बने, मेरी 50% कैपिटल ख़त्म हो गई। वैसे ही अगर मैंने लिया और वो बढ़ जाता है 10%, तो वहीं पे मुझे 5,000 का गेन हो गया, यानी मेरी कैपिटल 50% बढ़ गई। मुझे एक ही दिन में 50% का रिटर्न मिल गया। यहाँ पर एक ही दिन में मुझे मेरी कैपिटल पे 50% का रिटर्न मिल गया। तो ये जो तरीका है ये मोर रिस्क मोर गेन के अंतर्गत आता है, कि हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं अपनी कैपिटल पे, तो हमें गेन भी ज़्यादा होगा हमारी कैपिटल पे। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अगर हम जितने टाइम मार्जिन पे वर्क कर रहे हैं, उतने टाइम हम रिस्क लेते हुए काम कर रहे हैं। दूसरा, लो रिस्क लो गेन। मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैंने 10 के खरीदे और 10 के सेम डे में बेच दिए, यानी वहीं अगर 10% वो स्टॉक गिर जाता मेरे खरीदने के बाद,
तो मेरी कैपिटल पे 1000 का मुझे लॉस लगता, यहाँ पर मेरी कैपिटल 90% फिर भी बची रह जाती। मेरी कैपिटल पे जो मुझे लॉस लगता वो सिर्फ 10% का लगता, और मुझे जो गेन होता अगर वो 10% स्टॉक बढ़ जाता तो मुझे गेन भी 10% का होता। यानी यहाँ पर लो रिस्क लो गेन पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो ये बात इंट्राडे ट्रेड करने से पहले बिगिनर्स को ध्यान रखना चाहिए। अब जो दूसरी बात होती है इंट्राडे ट्रेड करने से पहले, वो ये ध्यान रखना चाहिए इंट्राडे के जो मूवमेंट होते हैं मार्केट में, चाहे स्टॉक में हो चाहे इंडेक्स में हो, वो काफ़ी सारे फैक्टर के कारण होते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण इंट्राडे का मार्केट ऊपर या नीचे होता है। चाहे वो पॉलिटिकल कारण हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड हो, काफ़ी सारे फैक्टर इंट्राडे में वर्क करते हैं जिनके कारण मार्केट ऊपर या नीचे होता है। धीरे धीरे भी ऊपर नीचे हो सकता है, सडनली भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो धीरे धीरे ऊपर नीचे होगा तब तक तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर सडनली ऊपर या नीचे हुआ तब हम मैनेज नहीं कर सकते। और अगर सडनली ऊपर या नीचे होगा तो वो हमें पहले बता के नहीं होगा कि मैं बहुत ऊपर या नीचे होने वाला हूँ। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर सडनली कोई बड़ा उतार या चढ़ाव होता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने हमारी पोजीशन के प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रखा है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस एक टूल होता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल होता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। सडनली अगर कोई बड़ा उतार या चढ़ाव होता है तो स्टॉप लॉस हमें काफ़ी हद तक किसी भी बड़े लॉस से बचा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जो बिगिनर्स को ध्यान में रखना चाहिए। और अगला इम्पॉर्टेंट बात जो होती है जो बिगिनर्स को ध्यान में रखना चाहिए, एट ए टाइम नंबर ऑफ स्क्रिप्ट उतनी ही लेके रखें जितनी हम मैनेज कर सकें। यहाँ किसी भी तरीके से दुकान इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है कि 10, 20, 25 स्टॉक खरीद के बैठ गए और अगर कुछ सडनली मूवमेंट हुआ तो हम उसे मैनेज ही नहीं कर पा रहे, हैंडल ही नहीं कर पा रहे, हमें समझ ही नहीं आ रहा किसे बेचें किसे रखें। तो एट ए टाइम सिर्फ उतनी ही पोजीशन हमारी होना चाहिए जितनी हम मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें। अगर एक पोजीशन कटती है उसके बाद हम दूसरी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरी कटती है तीसरी क्रिएट कर सकते हैं। सडनली नंबर ऑफ स्क्रिप्ट काफ़ी सारी ले ली तो हमें समझ नहीं आता फिर किसे बेचें किसे रखें। अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हो सकता है हम बिगिनर्स हैं, शुरुआती दौर में हैं, हमने काम शुरू करा और हमें लॉस लगा पहले ही ट्रेड में, फिर दूसरे ट्रेड में लॉस लगा। तो यहाँ पर उस लॉस की रिकवरी करने की चक्कर में एक हड़बड़ाहट में या तो हमने क्वांटिटी बढ़ा दी या हम जल्दी जल्दी ट्रेड करने लगे। या तो हमने उस लॉस की रिकवरी करने के लिए क्वांटिटी बढ़ा दी या हम जल्दी जल्दी ट्रेड करने लगे। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रेड इम्पॉर्टेंट नहीं होते कि हमने कितने ज़्यादा ट्रेड करे, या इम्पोर्टेंट वो होता है नंबर ऑफ राइट ट्रेड। नंबर ऑफ राइट ट्रेड ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर कितने सारे हमने करे वो तो मायने नहीं रखता। और क्वांटिटी बढ़ाने की जहाँ तक बात है, अगर हमने ट्रेड करा लॉस लगा, फिर हमने ट्रेड करा लॉस लगा, यानी कहीं ना कहीं हम प्रिडिक्शन गलत कर रहे हैं, हमारा प्रिडिक्शन फेल हो रहा है। तो क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, उस प्रिडिक्शन को सही करने की ज़रूरत है। यहाँ पर उस प्रिडिक्शन को सही करने की ज़रूरत है। तो सबसे प्राइमरी जो फोकस अब हमारा होना चाहिए कि हमसे कुछ गलती हो रही है जिसके कारण हमारा प्रिडिक्शन सही हो रहा है, सबसे पहले हम उसे सही करने की कोशिश करते हैं, ना कि उस लॉस को रिकवर करने के लिए क्वांटिटी बढ़ाने की। तो जब हमारा प्रिडिक्शन सही होने लगेगा, जब प्रॉफिट आने लगेगा, फिर हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। नहीं तो हमारा प्रिडिक्शन फेल हो रहा है, हमें पैसे लग रहे हैं और क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं,
यानी आप पहले से ही प्रिडिक्शन हम सही नहीं कर पा रहे और बड़ी क्वांटिटी में और बड़ा लॉस हम ले लेंगे। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की हड़बड़ाहट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरीके से कोई बदला लेने की कोशिश करना चाहिए कि इससे मुझे पैसे लग गए, इसी से मैं पैसे निकालूंगा। मेन प्रायोरिटी हमारी होती है पैसा, चाहे ए दे या बी दे या सी दे। यहाँ पर किसी भी तरीके की हमें कोई बदला लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई हड़बड़ाहट दिखाने की ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी जो लगा है उसे निकालना है। जैसे आज 3:30 बजे बाज़ार बंद हो जाएगा, उसके बाद दोबारा कभी खुलने ही नहीं वाला है। तो बिल्कुल मेन फोकस होना चाहिए सही काम करने पे और ना कि पैसे पे। अगर हमारा पूरा फोकस सही काम करने पे होगा तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर हमारा पूरा फोकस पैसे पे रहता है तो वो एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है वो हमारे दिमाग में होता है, और उस साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण हो सकता है कई बार हमारे डिसीजन गलत हो जाएं।